ठीक है। लाख से भी अधिक लाइक्स, 6 प्लैटिनम जुबली मना चुकी अखिल भारतीय सर्वभाषा संस्कृति समन्वय समिति आज अपने 10,000 सदस्यों के पूरा होने का उत्सव मना रही है। आप सभी सदस्यों को असीम अनंत शुभकामनाएं। कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द मेंबर्स ऑफ ABS4 फैमिली। तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। आया समय बड़ा बेढंगा, आज आदमी बना लफंगा। कहीं पे झगड़ा कहीं पे दंगा, नाच रहा नर होकर नंगा। छली और कपट के हाथों अपना बेच रहा ईमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। नमस्कार मित्रों, अखिल भारतीय सर्वभाषा संस्कृति समन्वय समिति के इस प्रख्यात वैश्विक प्रज्ञान पटल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक सार्थक संवाद, जिसमें हम चर्चा करेंगे युद्ध का मनोविज्ञान और परिणाम विषय पर। आज की इस हमारी परिचर्चा में शामिल हैं मॉस्को रूस से आदरणीय श्वेता सिंह उमा जी, जो कि पेशे से एक फैशन डिजाइनर, स्टाइलिस्ट, स्कल्पचर आर्टिस्ट, फ्लोरिस्ट, रेडियो जॉकी और स्वतंत्र लेखक हैं। गुलाबी नगरी जयपुर से राजस्थान से प्रोफेसर नरेश दादी जी, जो वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के पूर्व कुलपति हैं। गांधी अध्ययन केंद्र के आप निदेशक भी रहे हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के राजनीति विज्ञान विभाग से सेवानिवृत्त विभागाध्यक्ष एवं प्रोफेसर हैं। प्रख्यात गांधीवादी चिंतक हैं और स्वतंत्र लेखक हैं। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से इस पटल के पितामह, इस संस्था के वैश्विक अध्यक्ष, साहित्य जगत का एक जाना माना और पहचाना नाम, लेखक और पत्रकार, प्रज्ञान पुरुष आदरणीय पंडित सुरेश नीरव जी, और बागों की नगरी सवाई माधोपुर से मैं डॉक्टर मधुमुकुल चतुर्वेदी इस पटल पर उपस्थित हैं। पटल पर उपस्थित आप सभी महान विभूतियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मित्रों, आज राजस्थान दिवस भी है। 30 मार्च 1949 को जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर की रियासतों का विलय करके बृहद राजस्थान का निर्माण हुआ। तो इस अवसर पे भी राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। मित्रों, युद्ध के अनेक दुष्परिणाम होते हैं। युद्ध से सामाजिक संरचना, नैतिकता, अर्थव्यवस्था आदि का तो ह्रास होता ही है। इसके अतिरिक्त युद्ध के कुछ राजनीतिक और स्वास्थ्य जनित परिणाम भी देखने को मिलते हैं। प्रथम विश्व युद्ध, जो कि 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला, इसमें लगभग 94 लाख लोग मारे गए थे। दूसरा विश्व युद्ध, जो कि 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक चला, इसमें लगभग 7 करोड़ 85 लोग मारे गए थे और 30 लाख से ज्यादा लोग लापता हो गए थे। हमारे शास्त्रों में भी राजा को युद्ध से यथासंभव बचने का परामर्श दिया गया है और युद्ध को अंतिम विकल्प के रूप में माना गया है। और शासक को यह परामर्श दिया है कि परराष्ट्र नीति का निर्धारण और निर्वहन इस प्रकार करे कि उसके मित्र राष्ट्रों की संख्या अधिकतम हो और शत्रु राष्ट्रों की संख्या न्यूनतम हो। इस हेतु उसे कुछ नीतियों और उपायों का पालन करने का भी परामर्श दिया गया है। सामदान, भेद, दंड जैसे उपाय और संधि, विग्रह, यान, आश्रय, अधिभार, संचय जैसी षड्गुण नीति का पालन करने का राजा को परामर्श दिया है और यथासंभव युद्ध को टालने का ये परामर्श शासक को शास्त्रों द्वारा हमारे दिया गया है। महाभारत कालीन, रामायण कालीन युद्ध भी अंतिम विकल्प के तौर पर ही लड़े गए थे, अन्यथा युद्ध को टालने के अनेक प्रयत्न किए गए थे। सभी प्रयत्नों के विफल रहने पर ही युद्ध किया गया था। जब युद्ध हो रहा होता है
आज की हमारी परिचर्चा में जो शामिल है प्रोफेसर नरेश दादी जी, श्वेता सिंह उमा जी मॉस्को रूस से, और प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरव जी। जब युद्ध प्रारंभ होता है, जब युद्ध चल रहा होता है, उस दौरान युद्धरत देशों के जो नागरिक होते हैं और जो मीडिया वहां का होता है, उनकी क्या मनोदशा होती है, उनकी क्या मन स्थिति होती है और उनकी क्या भूमिका होती है, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालने के लिए मैं आग्रह करूंगा श्वेता सिंह उमा जी से कि कृपया बताएं कि जब, क्योंकि आप मॉस्को रूस में हैं और इस समय वर्तमान परिदृश्य जो चल रहा है वो पूरा विश्व इसको देख रहा है, तो जो युद्धरत देश होते हैं उस समय वहां के मीडिया का और वहां के नागरिकों की क्या तो भूमिका होती है और उनकी क्या मनोदशा होती है, क्या उनके मन स्थिति होती है, इस पर थोड़ा सा आप प्रकाश डालें श्वेता सिंह उमा जी। बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर मुकुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहले तो आप प्रबुद्ध अनम्यूट कीजिए, माइक अनम्यूट कीजिए, जी, आपका माइक म्यूट है। आवाज आ रही है? आ रही है हाँ जी। आवाज मेरी? जी, पहले तो प्रबुद्ध पटल को नमस्कार करती हूँ, जो भी यहाँ गुणी लोग, जितने भी लोग जुड़े हैं, नरेश जी, चतुर्वेदी जी, आप सबको, पंडित सुरेश नीरव जी सर को, आपको भी नमस्कार करती हूँ। और जैसा कि आज का हम सब यहाँ जुड़े हैं, युद्ध का मनोविज्ञान और परिणाम, और इस पे मुझे मौका मिला है अपनी बात रखने के लिए। और मैं अभी जिस जगह हूँ मॉस्को में, आप सबको पता है अभी यूक्रेन और रूस का जो चल रहा है युद्ध, उस परिस्थिति में मैं उस ग्राउंड जीरो पे बैठी हूँ। तो मैं आपको बता सकती हूँ कि मीडिया जो है अभी युद्ध को जिस तरीके से परोस रहा है, ये बिल्कुल सिक्के के एक पहलू को दिखा रहा है। क्योंकि जो सच्चाई हम यहाँ देख पा रहे हैं, जिस तरीके की स्थिति हम यहाँ देख पा रहे हैं, वो आप लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है, जहां तक मैं देख पा रही, क्योंकि इंडियन मीडिया, जो हमारे रिश्तेदार इंडिया में है, वो इंडियन मीडिया देखते हैं और वहां से फिर मुझे फोन करते हैं कि ये होने वाला है, ऐसा हो रहा है। जबकि यहाँ के न्यूज चैनल्स पे और यहाँ की मीडिया में, यहाँ के लोगों में उस तरीके का जितना दिखाया जा रहा है वैसा कुछ नहीं है। हाँ, डर है, यहाँ पे माहौल बहुत बुरा है, लोग डिवाइडेड है, आधे लोग सपोर्ट में है, आधे लोग उनके विरोध में है। कोई युद्ध नहीं चाहता है, क्योंकि युद्ध सबसे आखिरी उपाय होना चाहिए किसी चीज का। और ये जो चीज यहाँ चल रही है, अगर आप इसके तह में जाने की कोशिश करेंगे, सबको पता होगा यूक्रेन और रशिया की रिलेशन कैसी रही है। और इस चीज को रशिया ने बहुत कोशिश की बातचीत से हर तरीके से सुलझाने की, और जब नहीं हुआ है तब ये लोग युद्ध में गए हैं। और आप खुद सोच के देखिए, 1 महीने से युद्ध चल रहा है, रशिया के लिए बहुत मुश्किल नहीं है यूक्रेन को कैप्चर करना, अगर वो चाहे बॉम्ब ब्लास्ट करके या फिर किसी तरीके से मिसाइल, लेकिन वो संभाल के आगे की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि वो वहां के लोगों को हर्ट नहीं करना चाहता है। वहां की पॉपुलेशन को, वहां पे जो लोग रह रहे रिहायशी लोगों में, उनको हर्ट नहीं करना। उसका जो भी प्रॉब्लम है, जो भी उनका मसला है, वो जेलेंस्की की गवर्नमेंट के साथ है। तो इसीलिए टारगेट धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, लोग इस चीज को समझ रहे हैं। क्योंकि यहाँ भी मॉस्को में आप अगर बाहर रोड पे जाएंगे, आपको आधे से ज्यादा यूक्रेनियन मिल जाएंगे। ये मिक्स सोसाइटी है, यूक्रेन में किसी के रिश्तेदार होंगे, किसी की वाइफ यूक्रेनियन है, किसी के हस्बैंड रशियन है। तो ये आधे लोग वहां रहते हैं, आधे लोग यहाँ रहते हैं। वो मुल्क का बंटवारा हो गया, लेकिन वो कल्चर, भाषा सब एक है, इनके सोचने का तरीका, पहनावा सब कुछ एक है। लेकिन ये पॉलिटिकल वो जो माहौल क्रिएट कर दिया गया है, जिसके कारण आज के दिन में वही जो हमारी 1947 के बाद, जैसे हम हिंदुस्तान पाकिस्तान थे तो एक ही, बस एक दूसरे के लिए दिल में बैर आ गया, एक दूसरे के लिए नफरत आ गई। सेम वही चीज यहाँ पे कहानी है। लेकिन जो समझदार है, जो जानते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो चाहते हैं कि ये युद्ध जल्दी से जल्दी खत्म हो। और इसमें जहां तक आप मीडिया की बात देखेंगे, एक आदमी तक बात कैसे पहुंचाई जाए, ये बहुत जिम्मेदारी का काम होता है। क्योंकि अगर आप मीडिया जो मन में आया वो परोस रहे हैं, कोई भी एक स्टेटमेंट को निकाल के उसको ब्रेकिंग न्यूज बना रहे हैं, तो वहां के लोगों में पैनिक आएगा। ये चीज मैं दोनों को कंपेयर करके देखती हूँ। यहाँ की मीडिया एक एक्सट्रीम है कि लोगों को बहुत कुछ नहीं बताती है। इंडिया की मीडिया ऐसी है कि वो हर चीज को इतना बढ़ा चढ़ा के बता रही है, और रियलिटी में ऐसा
मतलब मैं आपको बता सकती हूँ 60% तो उसमें सिर्फ वो म्यूजिक और ये सब डाल के वो न्यूज क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। तो मीडिया की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए। मैंने भी जब यहाँ पे हो रहा था तो बहुत सारी मीडिया हाउसेस ने मुझे भी कांटेक्ट किया था कि आप वहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट बताइए क्या हो रहा है। तो मैंने बताया मैं तो अपने काम पे जा रही हूँ, सब कुछ यहाँ पे नॉर्मल है। हाँ, दुख है, लोगों में इस चीज का गुस्सा है कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन वो जो रोजमर्रा की जिंदगी है वो वैसे ही चल रही है जैसे पहले चलती थी। हमारे बहुत सारी हमारा खुद का कंपनी का फिलियाल है, फिलियाल मतलब ब्रांच ऑफिस है यूक्रेन में। तो वहां पे जो जैसा आप मीडिया में देख रहे हैं, आप एक ही बिल्डिंग को बार बार देख रहे होंगे कि वही हुआ है। जहां पे बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है, मैं नहीं मानती हूँ, 5 करोड़ का देश है, 5 करोड़ जनसंख्या है उस जगह की, और वहां पे जो कैजुअलिटी हो रही है उन सब जगहों की हर जगह नहीं हो रहा है। अभी भी हर जगह शांति है, वहां के लोग इस चीज के अगेंस्ट है, लेकिन इस चीज को मीडिया जैसे प्रेजेंट करी, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता सकती हूँ, मीडिया बहुत ही गलत तरीके से इसको दिखा रही है। और वेस्टर्न मीडिया का रिपोर्टिंग भी बिल्कुल बायस्ड है, इंडियन मीडिया भी पता नहीं उसको मसाला लगा के दिखा रही है, और यहाँ की मीडिया कुछ नहीं दिखा रही। तो अगर आप तीनों को देख करके फिल्टर करके जो आपके लिए सही है, जो आप समझदार है, वो उस चीज को ले रहे हैं। हाँ, जितने भी इकोनॉमिक सैंक्शंस लगे हैं, इसका प्रभाव दिख रहा है। यहाँ पे बहुत ज्यादा डॉलर गिर गया है, इसके प्राइस, और मार्केट में सामान कम मिलने लगे हैं, लोगों में पैनिक होने लगा है, ये सब चीज है। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगी मीडिया को कि मीडिया अपनी भूमिका को बहुत ही रिस्पॉन्सिबल तरीके से दिखाए। जो भी इंडिया की मीडिया दिखा रही है, चाहे वेस्टर्न मीडिया, बिल्कुल एक पहलू, सिक्के का एक पहलू दिखा रही है, दूसरा पहलू बिल्कुल नहीं दिखा रही है। और मैं किसी भी तरीके से किसी युद्ध के को सही नहीं ठहराऊंगी। युद्ध कभी किसी चीज का आपको सोल्यूशन नहीं दे सकता है। तो मैं चाहूंगी कि ये युद्ध खत्म हो, और ये जो आपस में जो बैर है इसको बातचीत से सुलझाया जाए। और मैंने बस 4 लाइनें लिखी थी इस पे, युद्ध पे, कि जंग किसी मसले का हल दे पाएगी क्या? जंग किसी मसले का हल दे पाएगी क्या? शांति और अमन का कल दे पाएगी क्या? खून से सनी मिट्टी में भविष्य क्या पनपेगा? खून से सनी मिट्टी में भविष्य क्या पनपेगा? बच्चों को उम्मीदों का फल दे पाएगी क्या? जंग किसी मसले का हल दे पाएगी क्या? और अगर ये होना ही है, वो बोलते हैं ना, कृष्ण ने भी बहुत कोशिश की थी महाभारत नहीं हो। बहुत एक सभ्य समाज जितनी मेहनत करके आगे बढ़ता है, अपनी संस्कृति को, अपने ज्ञान विज्ञान को आगे लेके जाता है, एक युद्ध उसको 20 साल पीछे खींच देता है। तो कोई भी समझदार देश, कोई भी देश ये नहीं चाहता है कि वो युद्ध में जाए। युद्ध आखिरी हथियार होता है। तो उसके लिए मैं एक और ईश्वर को, उस खुदा को एक अर्जी भेजती हूँ कि बवंडर से आदम जात बच जाए, दुआ करना। बवंडर से आदम जात बच जाए, दुआ करना। अजाब के काले बादल छट जाए, दुआ करना। तेजाब की बारिश होनी लिखी है अगर, हमारे भीतर का शैतान जल जाए, दुआ करना। हमारे भीतर का शैतान जल जाए, दुआ करना। तो बस मैं यही दुआ करती हूँ कि हमारे सबके भीतर में जो ये बैर है, जो एक दूसरे के लिए नफरत है, वो खत्म हो, बातचीत से किसी चीज का हल निकले। और मीडिया, मैं मीडिया को बार बार बोलूंगी, आप बहुत रिस्पॉन्सिबल तरीके से रिपोर्टिंग करें, क्योंकि एक आपकी गलत रिपोर्टिंग लोगों में बहुत ज्यादा नफरत फैला सकती है। क्योंकि दुनिया में अच्छी चीज भी हो रही है, आप अच्छी अच्छी न्यूज तो मैंने किसी भी मीडिया किसी भी न्यूज चैनल पे नहीं देखी कि दुनिया में कुछ अच्छाई हो रही है, कहीं कोई अच्छा काम हो रहा है, उनको ये न्यूज नहीं मानते हैं। जब तक उसमें कुछ मसाला ना हो, उसको न्यूज मानते हैं। तो मैं चाहूंगी कि मीडिया जो एक चौथा स्तंभ है, उसको अपनी भूमिका बहुत सोच समझ के करनी होगी, और ये जंग जल्दी से जल्द खत्म हो। और इस पे जो मनोवैज्ञानिक बात है, वो हमारे प्रबुद्ध जो भी हमारे मंच पे है सर, ये लोग बताएंगे। तो मैं अपनी तरफ से आपको यही बताना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद उमा जी। उमा जी ने काफी विस्तार से युद्धरत देशों, आवाज ऊपर ही सामने, युद्धरत देशों के नागरिकों की मनोदशा और वहां की मीडिया की भूमिका के विषय में आपने विस्तार से प्रकाश डाला। बिल्कुल निश्चित रूप से मीडिया की अपनी भूमिका निष्पक्ष होनी चाहिए, तटस्थ होनी चाहिए, और अनेक बार मीडिया अपने इस दायित्व का निर्वहन ईमानदारी से नहीं कर पाता है। और जैसा कि आपने कहा कि महाभारत के युद्ध को टालने के लिए भी कृष्ण ने काफी प्रयास किया था, लेकिन अंततः युद्ध हुआ। इस तरह से रामायणकालीन जो हमारा युद्ध हुआ, उसमें भी अंगद को शांति दूत के रूप में भगवान राम द्वारा भेजा गया था रावण के दरबार में, लेकिन क्योंकि रावण के अहंकार के कारण वो युद्ध नहीं टल सका और युद्ध हुआ अंततः। और युद्ध किसी भी स्थिति में
औचित्यपूर्ण नहीं माना जा सकता। उचित स्थिति तो शांति की होती है, युद्ध की नहीं। और युद्ध से चाहे विजय किसी भी पक्ष की हो, ये प्रश्न गौण है, लेकिन अंततः नुकसान दोनों ही पक्षों का होता है। तो अभी काफी विस्तार से उमा जी के विचार हम लोगों ने सुने। अब मैं हमारे इस पटल के पिता में और हमारी संस्था के वैश्विक अध्यक्ष प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरव जी से आग्रह करूंगा कि इस बीच में हमारे इस वैश्विक परिवार के अनेक लोग हमारे पटल से जुड़ गए होंगे, जो कि हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। तो उन सभी का भी अभिनंदन आपके द्वारा हो। प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरव जी। धन्यवाद। आज सबसे पहले तो मैं सब लोगों को इस बात की बधाई दूंगा कि हमारी जो पटल की संख्या है वो 10,000 हो गई है, और इसका फेसबुक ने प्रमाणीकरण भी कर दिया है। इस परिचर्चा को सुनने के लिए जो लोग पूरी चेतना के साथ जुड़े हुए हैं, उनका मैं देख रहा हूं कि इंदिरा चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं सवाई माधोपुर से। प्रज्ञा शर्मा हमारे साथ गुवाहाटी से जुड़ गई हैं, बहुत अच्छी कवित्री। डॉक्टर प्रेमलता नीलम हमारे साथ जुड़ी हुई हैं दमोह से, बहुत अच्छी कवित्री है, नमस्कार करता हूँ। ग्वालियर से हमारे ओझा जी हमको दिखाई दे रहे हैं, रामवरण ओझा जी, उनको नमस्कार करता हूँ, जो हमारे पटल के लेखा जोखा अधिकारी हैं। मैं देख रहा हूँ आदरणीय यशपाल सिंह यश जी को, जो हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं और अपनी भी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। यशपाल सिंह यश जी के साथ ही मैं देख रहा हूं कि राकेश जुगरान जी, नमस्कार कर रहा हूं मैं, जो देहरादून से मुझे वेव कर रहे हैं, हमारे साथ हैं। शर्मा आर के साहब नियमित हमारे कार्यक्रम के सुनने वाले हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूं। अमेरिका से हमारे साथ अन्नदा पाटनी जी जुड़ी हुई हैं, आदरणीय अन्नदा पाटनी जी, उनको सादर अभिवादन करता हूं। राजपाल यादव जी हमारे साथ गुरुग्राम से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे कवि, उन्हें नमस्कार कर रहा हूं। कानपुर से बहुत श्रेष्ठ गीतकार जो कल ही हमारे पटल पर आए थे, जयराम जय जी, उन्हें मैं प्रणाम करता हूं। नवगीत के बहुत सशक्त हस्ताक्षर है। मैनपुरी से धर्मेंद्र सिंह धर्म जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सऊदी अरब से हमारे साथ आली जनाब अनीस अहमद साहब जुड़े हैं, उन्हें मैं आदावर्ज करता हूं। और डॉक्टर कुमार वर्मा जी, बहुत अच्छे कवि, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें नमस्कार करता हूं। मधु मिश्रा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनको भी नमस्कार करता हूं। जो जो संख्या बढ़ती जाएगी मैं बताता जाऊंगा, अभी मुझे इतने ही नाम दिखाई दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़े। मधु मुकुल जी, इन सारे सुनने वालों को आभार देते हुए मैं आमंत्रित कर रहा हूं दोबारा मधु मुकुल जी को कि विचार सूत्र को आगे बढ़ाएं। जो भी श्रोता और हमारे इस वैश्विक परिवार के सदस्य हमारे इस पटल से जुड़े हुए हैं और इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी का हार्दिक अभिनंदन, उनका स्वागत। अभी श्वेता सिंह उमा जी ने काफी विस्तार से युद्ध देशों के नागरिकों की और मीडिया की भूमिका के विषय में अपने विचार व्यक्त किए। अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का आधार, हालांकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि उसकी शासक को परामर्श दिया है कि परराष्ट्र नीति का निर्धारण इस तरह से करे कि मित्र राष्ट्रों की संख्या अधिकतम हो, शत्रु राष्ट्रों की संख्या न्यूनतम हो, और युद्ध से यथासंभव बचने का भी परामर्श दिया है, युद्ध को टालने का परामर्श दिया है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का आधार क्या हो, युद्ध अथवा शांति? तो युद्ध आवश्यक है या अनौचित्यपूर्ण? इस पर प्रकाश डालने के लिए मैं आग्रह करूंगा प्रोफेसर नरेश दादी जी से कि वे कृपया इस विषय पर प्रकाश डालें कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का आधार युद्ध होना चाहिए या शांति, और युद्ध आवश्यक है या अनौचित्यपूर्ण। प्रोफेसर नरेश दादी जी। नमस्कार। आपने जो सवाल पूछा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध हम पढ़ाते रहे बहुत वर्षों से, हालांकि मेरा विषय वो नहीं है, लेकिन फिर भी राजनीति विज्ञान। सर आपका माइक म्यूट है। उसमें दो बातें, हम दो अवधारणाएं। सर माइक म्यूट है आपका। सर नहीं, मेरा माइक अनम्यूट कीजिए। माइक सही है, आवाज नहीं आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है, आवाज आ रही है आपकी। आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के दो आधार माने जाते हैं, जो जिस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं उस संदर्भ में।
एक तो जिसे कहा जाता है बैलेंस ऑफ पावर, एक जिसे कहा जाता है बैलेंस ऑफ टेरर, कि दो राष्ट्रों के मध्य में या राष्ट्रों के समूहों के मध्य में जो संबंध हो वो ज़्यादा स्थायी रूप से कैसे रह सकते हैं। क्या वो शक्तियों के आधार पर एक दूसरे को बैलेंस करें या वो टेरर के आधार पर, एक दूसरे को धमकाने की शक्ति के आधार पर इस संबंधों को बनाए रखें। तो कुछ जो जिसे कहा जाता है राइटिस्ट, नियो राइटिस्ट, जो दक्षिणपंथी हैं, वो मानते हैं कि टेरर के आधार पर ही संबंध बनाए रखे जा सकते हैं, और जो उदारवादी हैं वो मानते हैं कि टेरर बहुत दिनों तक कामयाब नहीं होता, इसलिए हमें अपने संबंधों को बनाने के लिए जो हमारे हित हैं उनको ध्यान में रखकर हमें संबंध बनाने चाहिए। तो जो आपने सवाल पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध किस पर स्थायी हो सकते हैं, तो ये तो हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध हो या साधारण संबंध हो, व्यक्तियों के मध्य में, किसी समाज में, परिवार में संबंध हो, समाज में संबंध हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय संबंध जिसमें हम दो राष्ट्रों को दो व्यक्तियों के रूप में देखें या राष्ट्रों के समूह को व्यक्ति के रूप में देखें, उनके संबंध मधुर तभी रह सकते हैं जब वो एक दूसरे के साथ सहयोग करें। अगर वो एक दूसरे से संघर्षरत रहते हैं या संघर्ष करने की शक्ति रखते हैं और धमकाने की शक्ति रखते हैं, तो दोनों तनाव में रहेंगे और वो संबंध बहुत समय तक सही प्रकार से नहीं चल पाएंगे। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी, जैसे मानव समाज में होता है, कभी भी दो राष्ट्रों के या राष्ट्रों के समूह के संबंध धमकाने की शक्ति से बहुत वर्षों तक स्थिर नहीं रह सकते हैं। बैलेंस ऑफ टेरर जो कहा जाता है वो मूलतः तब काम में लिया जाता है जब जो संबंध हैं उन संबंधों में हमें बदलाव करना हो, यानी दो राष्ट्र समान शक्ति से या समान संप्रभुता से एक दूसरे के साथ हैं और उसमें से एक राष्ट्र चाहता है कि नहीं, मेरी संप्रभुता के आधार पर ये जो दूसरा राष्ट्र है इसको समाप्त किया जाए, इस पर प्रेशर डाला जाए, ये मेरे अधीन रहे, तब वो जो संबंध है उसको वो परिवर्तित करने का प्रयास करता है। जो भी ऐसा करता है उसके अपने तर्क होते हैं। जैसा भी रूस और यूक्रेन में जो प्रॉब्लम चल रही है, यूक्रेन रूस से अलग हो गया। अब अलग राज्य होने के बाद में वो संप्रभु है कि वो किससे संबंध रखे, वो नेटो में जाए या न जाए, ये उसका स्वयं का निजी निर्णय होना चाहिए। कोई भी राष्ट्र दूसरे राष्ट्र की विदेश नीति पर नियंत्रण नहीं कर सकता और न ये कह सकता है कि आपको किससे संबंध रखने, किससे संबंध नहीं रखने। ये अगर ऐसा नहीं होता तो युद्ध नहीं होता। लेकिन रूस ये सोचता है कि नेटो से अगर वो संबंध बना लेता है तो नेटो हमारे दरवाजे तक आ जाएगा और उससे भविष्य में हो सकता है कि हमें खतरा उत्पन्न हो। इसलिए वो ये कोशिश कर रहा है कि यूक्रेन पर नियंत्रण किया जाए या यूक्रेन को मजबूर किया जाए, कि जैसा लग भी रहा है कि वहाँ के राष्ट्रपति कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हम नेटो में शामिल नहीं होंगे, तो नेटो में शामिल ना हो तो हमारा स्थिति सही प्रकार की रह सकती है। तो कहने का अर्थ यह है कि जो संबंध दो सॉवरन राष्ट्र हैं दोनों, उनके मध्य में जो संबंध बने हुए हैं उनमें अगर बदलाव करना हो तब शक्ति का इस प्रयोग किया जाता है। अगर बदलाव न करना हो तो शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे भारत और पाकिस्तान है या कोई भी दो राष्ट्र है, उनकी जो सीमाएं हैं उन सीमाओं को अगर हम स्वीकार कर लेते हैं जैसे कि अभी है, तो झगड़े की संभावना कम होती है। और उसको एक राष्ट्र या एक देश स्वीकार नहीं करता है कि हम इसको नहीं मानते हैं कि ये सही है, इसमें बदलाव होना आवश्यक है, ये टेम्पररी है, ये पूरा नहीं है, ये किसी समय ज़बरदस्ती एक युद्ध विराम हो गया था, तो युद्ध की संभावनाएं बढ़ जाती है, शक्ति प्रदर्शन की संभावनाएं बढ़ जाती है और उससे दोनों देश तनाव में रहते हैं। अब इसमें समस्या यह है कि जो भूतकाल में हुआ है या जो भविष्य में होने की संभावना है, उसको ध्यान में रखकर अगर हम वर्तमान को परिवर्तित करना चाहें तो हमेशा हमारी साइकोलॉजी युद्ध बनाने की रहेगी। और अगर हम उसको स्वीकार कर लेते हैं कि पहले जो हुआ था वो चाहे गलत हुआ था, सही हुआ था, जैसा भी हुआ था, उसको आज हम स्वीकार कर लेते हैं और आगे बात चलाएं, तो युद्ध की संभावनाएं कम होती है। लेकिन ये कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। ये क्योंकि जो युद्ध करता है, युद्ध को इनिशिएट करता है,
समाज में, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय समाज हो, चाहे एक किसी देश का समाज हो, वो हमेशा किसी न किसी रूप में ये बात सामने लाता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है या अन्याय होने की संभावना है। वो कभी ये नहीं कहता कि मैं कोई युद्ध कर रहा हूँ अपनी अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए या अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए। वो कहते हैं जो पहले पास्ट में अन्याय हुआ है हमारे साथ, उस अन्याय को दूर करने के लिए हम युद्ध करना चाहते हैं। जैसे आप देखें कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उसमें हिटलर ने कभी ये नहीं कहा पूर्ण रूप से कि मैं अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहता हूँ। उसने आरंभ ये किया कि हमारे साथ प्रथम विश्व युद्ध में बहुत नाइंसाफी हुई। जो समझौता हुआ प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात, उसमें जर्मनी को बहुत ही ह्यूमिलिएट होना पड़ा और इसलिए हम उसका बदला लेना चाहते हैं, उस अन्याय को दूर करना चाहते हैं। बदला भी नहीं लेना चाहते, उस अन्याय को दूर करना चाहते हैं। ये जो ज्यूज हैं, इन्होंने के कारण से हमको बहुत वर्षों तक, हजारों वर्षों तक हमको बहुत तकलीफ हुई है, इसलिए उस अन्याय को दूर करना चाहते हैं। तो युद्ध करने वाला कभी ये नहीं कहता कि मैं अन्याय करना चाहता हूँ। वो हमेशा कहता है कि मेरे साथ जो अन्याय हुआ है उसको दूर करना चाहता हूँ, या अन्याय होने की संभावना है। जैसे कि रूस कह रहा है कि अगर हम कुछ नहीं करते हैं और ये राष्ट्र अगर नेटो से संबंध बना लेता है तो हमारे साथ अन्याय होने की संभावना है फ्यूचर में। तो या तो भविष्य में संभावना हो कि अन्याय हो, या पास्ट में अन्याय हो चुका है उसकी बात की जाए, उसको दूर करने के लिए युद्ध की बात की जाती है। तो मेरा ये मानना है कि ये सब बातें मूल रूप से एक सिद्धांत है, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सिद्धांत है, जिसे कहा जाता है जस्ट वॉर थियरी, न्याय को सही सिद्ध करने का सिद्धांत। जितने भी युद्ध होते हैं वो हमेशा कहे जाते हैं ये जस्ट वॉर है, ये सही है हमारा। अमेरिका ने जब इराक ने कुवैत पर आक्रमण करके उसको नियंत्रण करना चाहा तो उसने कहा कि ये जस्ट है, क्योंकि कुवैत जो तेल का उत्पादन कर रहा है 1990 में, वो पिछले 10 वर्षों से हम उसको कह रहे हैं कि तेल का उत्पादन एक सीमा से ज़्यादा ना करें, क्योंकि उससे ज़्यादा करने पर तेल की कीमतें कम हो जा रही है। तेल अगर बहुतायत से उपलब्ध है तो उसकी कीमतें कम हो जाएगी और उससे हम सब अरब राष्ट्रों को नुकसान होगा। लेकिन कुवैत अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए, अपना प्रोग्रेस करने के लिए और किसी की बात नहीं मान रहा है, और वो तेल को ज़्यादा निकाल कर और दुनिया को बेच रहा है, जिससे कि उसके पास धन आए और वो अपने राष्ट्र का विकास कर सके। इसको ध्यान में रखते हुए इराक ने कहा हम इस पर नियंत्रण करेंगे और उस पर आक्रमण किया और कहा कि ये जस्ट वॉर है, ये सही है, हमारे सारे अरब देशों के लिए बिल्कुल सही है। अमेरिका ने जब ये देखा तो उसने कहा कि ये गलत कर रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो हमको हमारे यहाँ से तेल निकालना पड़ेगा और तेल की कीमतें जो कम है उससे हमको फ़ायदा हो रहा है। तो कुवैत सही कर रहा है और इराक जो है वो गलत कर रहा है, इसलिए उसने उस पर आक्रमण करा और कहा जस्ट वॉर है ये। तो जस्ट वॉर थियरी जो होती है वो जस्टिफाई करती है वॉर को। और उसके उदाहरण में हमारे यहाँ भी कहा जाता है, महाभारत में कृष्ण भगवान ने कहा कि हमने बहुत कोशिश की लेकिन मान ही नहीं रहे कौरव, तो वॉर करना पड़ेगा, जस्ट है ये। जैसे अभी मुकुल जी ने कहा कि रामायण में भी उसको जस्टिफाई किया गया। हम रोज पढ़ते हैं कि राम ने आक्रमण किया रावण पर, क्यों किया? कोई गलत नहीं किया, वो जस्ट वॉर थियरी है। क्रिश्चियनिटी में देखिए जो बहुत वर्षों से जो क्रिश्चियनिटी के एक्सपेंशन का जितना भी काम हुआ है पश्चिम में, वो सब जस्ट वॉर थियरी पर हुआ है। सेंट अगस्टाइन ने सबसे पहले इसको आरंभ किया था कि ये जो हमको दूसरे लोगों को क्रिश्चियन बनाना, ये हमारे धर्म का काम है। तो इसलिए ये जो नहीं बन रहे हैं उन पर वार करना हमारे लिए जस्ट है, न्यायपूर्ण है। अन्याय क्या है? तो ये जस्ट वॉर थियरी के बहुत से उदाहरण हैं और बहुत से तर्क होते हैं। मेरा मानना किसी को कभी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। मानव में अच्छाइयां भी हैं, बुराइयां भी हैं। कभी हम पर बुराइयां नियंत्रण करती है, उसके अनुरूप हम काम करते हैं, उसके आदेश से काम करते हैं। तो उसका अर्थ ये नहीं हम जस्टिफाई करें। कोई बड़ा व्यक्ति है, उससे कोई गलती हुई है, तो हम ये नहीं कह सकते साहब बड़ा व्यक्ति है इसलिए गलती होगी तो क्या फर्क पड़ता है। किसी भी गलत एक्ट को कमजोरी के कारण होने पर भी उसको जस्टिफाई नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम जस्टिफाई करते हैं तो इसका अर्थ ये कि हम सामान्य सिद्धांत का उल्लंघन कर रहे हैं, जिसके अनुसार युद्ध या हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। जो गांधी जी ने कहा था बहुत फेमसली कि अगर हम एक आंख के बदले दूसरे की, हमारी आंख कोई ले ले तो हम उसके बदले दूसरे की आंख लेना चाहें तो अंत में
ये जरूर होगा, और तो कुछ पता नहीं होगा या नहीं होगा, ये जरूर होगा कि हम सब अंधे हो जाएंगे। जीतेगा कौन हारेगा कौन ये तो मालूम नहीं, लेकिन एक आंख के बदले दूसरे आंख के बदले आंख लेने का सिद्धांत जरूर इसमें परिणित होगा कि दुनिया अंधी हो जाए। इसलिए किसी को तो आंख लेने पर आंख न लेने का संकल्प करना पड़ेगा। वो मैं करूं या आप करें या कोई और करे, कोई न कोई तो करेगा। युद्ध तब तक ही होंगे दुनिया में जब तक कि लोग शांति की बात कर रहे हैं। अगर सभी लोग युद्धरत हो जाएंगे तो दुनिया ही नहीं बचेगी। हम जानते हैं पश्चिम का विचारक है इमैनुअल कांट, बहुत बड़ा विचारक था। उसने एक बात कही थी, उससे पूछा गया था कि ये बताइए कि साहब सच बोलना झूठ बोलने से बेहतर क्यों है, अहिंसा हिंसा से बेहतर क्यों है? इसको क्यों अब जस्टिफाई करते हैं? सब अहिंसक होना चाहिए, हिंसक नहीं होना चाहिए, या सच बोलना चाहिए झूठ नहीं बोलना चाहिए, न्याय करना चाहिए और अन्याय नहीं करना चाहिए। ये इसका क्या कारण है? सिर्फ इसलिए कि हमारे माँ बाप ने कहा है या हमने किताबों में पढ़ा है, धर्म ग्रंथों में पढ़ा है, सिर्फ यही आधार है क्या इसका सही और गलत का? तो इमैनुअल कांट ने कहा था नहीं, इसका आधार ये नहीं है। इसका आधार ये तो हो, लेकिन इसका आधार एक लॉजिक है, एक तर्क है। और वो तर्क ये है जिसको उसने ट्रांसडेंटल मेडिटेशन को जो उसने सिद्धांत दिया था कि वह बात सही है जिस बात को करने में दुनिया के सभी लोग सभी समय पर सभी जगह पर एक साथ कर सकते हैं और वो बात हो भी सकती है। इफ इट इज पॉसिबल टू एक्ट ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग एवरीवेयर एट a similar time by all persons, and if it is possible, अगर लॉजिकली पॉसिबल है तो वो बात सही है। जैसे दुनिया में हर जगह पर किसी भी एक समय सभी लोग सभी जगह पर हिंसक हो जाएं तो क्या हिंसा जीवित रह सकती है? हम मान सकते नहीं रह सकती। हिंसा तभी रहती है जब कोई अहिंसक हो। अगर सभी लोग सभी जगह पर एक साथ हिंसक हो जाएं तो उसका नतीजा ये होगा कि सभी लोग समाप्त हो जाएंगे। लेकिन अहिंसा सभी लोग सभी समय पर सभी जगह पर एक साथ अहिंसक हो सकते हैं, इसलिए अहिंसा हिंसा से बेहतर है लॉजिकल। ऐसे ही ऐसा संभव है कि सभी लोग सभी समय पर एक समय पर सभी जगह पर सभी लोग सच बोले, ये संभव है। लेकिन ये संभव नहीं है कि सभी लोग एक जगह पर एक समय पर असत्य बोले, क्योंकि असत्य तभी तक असत्य होता है जब तक कि सत्य हो। उसके संदर्भ में हम असत्य को परिभाषित करते हैं। अगर सत्य हो ही नहीं तो फिर असत्य क्या है? कौन बताएगा ये असत्य है? सब कहेंगे सत्य है ये, तो असत्य का अस्तित्व ही नहीं होगा। ये इमैनुअल कांट ने कहा, मैं इसको एग्री करता हूं कि दुनिया में किसी भी अतर्क से हिंसा को या युद्ध को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। होते हैं, होंगे, हुए हैं, ये तो हमारी कमजोरी है। ये कमजोरी को जस्टिफाई थोड़ी किया जा सकता है। हमें झेलना होगा, इसको कोशिश करनी होगी भाई नहीं हो, जहां तक हो सके कम हो। अगर युद्ध हो ही जाए तो उसमें कम लोगों का जैसे युद्ध के सिद्धांत बनाए गए हैं कि भाई जो नागरिक है उन पर उनको परेशान न किया जाए। तो महाभारत में तो हमारे पूरी सिद्धांत है कि सूर्य डूबने के बाद में युद्ध ना हो वगैरह, बहुत से सिद्धांत है। युद्ध के तरीके क्या होने चाहिए, युद्ध में जो बंदी बनाए जाते हैं उनके साथ कैसे व्यवहार होना चाहिए वगैरह। तो वो अगर युद्ध हो ही रहा है और हमारे नियंत्रण में नहीं, उसको रोकना तो कम से कम ये तो नियंत्रण में है, या ये तो प्रेशर डाले कि युद्ध ढंग से हो। युद्ध करने वाले आप देखिए, युद्ध जब होते हैं तो उसमें मरता कौन है? उसमें मरता गरीब आदमी है। पूरी दुनिया में सिपाही जो है, किसी भी सेना के सिपाही, किसी भी अपर क्लास के बच्चे नहीं होते हैं पूरी दुनिया में। अमेरिका के सिपाही भी जो अफगानिस्तान में गए, आप उनको देखेंगे सब गरीब घरों के गांवों के बच्चे हैं। भारत में जितने भी सिपाही हैं, हम देखते हैं कई बार हमारे वीर लोगों की जो बॉडी आती है तो कहाँ जाती है? किसी मुख्यमंत्री के घर पे जाती है क्या? किसी IAS के घर पे जाती है क्या? किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के घर पे जाती है क्या? कहाँ जाती है वो बॉडी? कोई गरीब आदमी घर पे जाती है, गाँव में। और हम सब सैल्यूट करते हैं, सब बहुत महान काम किया। तो जो मरता कौन है? मरता गरीब है। युद्ध कहना तो बड़ा आसान है कि युद्ध करना चाहिए, जस्टिफाई करना चाहिए। मरता कौन है? लड़ता कौन है वहाँ पे? वो गरीब लड़ता है, अमीर नहीं लड़ता, अपर क्लास नहीं लड़ती। जो ताकतवर है वो नहीं लड़ते जाकर युद्ध में, जो समझौता करते हैं उसकी लाशों पर वो नहीं लड़ते, सिर्फ गरीब लड़ता है और गरीब मरता है। इसलिए युद्ध होते रहेंगे, कोशिश करनी चाहिए न हो। हिंसा होती रहेगी, कोशिश करनी चाहिए न हो। लेकिन
कभी भी उनको जस्टिफाई नहीं किया जाना चाहिए। ये मेरा मानना है, ये मैं कहना चाहता हूँ। थैंक यू। धन्यवाद प्रोफेसर नरेश दधी जी। अभी आपने काफी विस्तार से युद्ध के औचित्य और अनौचित्य पर प्रकाश डाला, और निश्चित रूप से जैसा कि आपने उल्लेख किया कि हमारे जो युद्ध हुए महाभारत कालीन भी, रामायण कालीन भी, और कुछ नैतिक नियमों का पालन करना उनमें सुनिश्चित किया गया था, और इसीलिए वो दोनों ही धर्म युद्ध कहलाए। धर्म युद्ध इस दृष्टि से भी क्योंकि वो धर्म की स्थापना के लिए युद्ध थे, धर्म की पुनः स्थापना के लिए युद्ध थे, और धर्म युद्ध इस दृष्टि से भी क्योंकि वो नैतिक नियमों का पालन करते हुए युद्ध लड़े जाने चाहिए। तो जो युद्ध नैतिक नियमों का पालन करते हुए लड़ा जाए उसे भी धर्म युद्ध कहते हैं। लेकिन दोनों ही प्रकार के युद्धों में, रामायण कालीन भी, महाभारत कालीन भी, धर्म युद्ध होते हुए भी अनेक बार वो धर्म से विमुख भी हुए हैं, उसमें अनेक बार अधर्म का पालन भी किया गया है। लेकिन क्योंकि वो धर्म की स्थापना के लिए था, धर्म की स्थापना के लिए भी यदि अधर्म का पालन किया जाए तो उसको धर्म युक्त ही माना जाता है। क्योंकि जिस तरह से हमारे गणित का एक सूत्र होता है, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, इसी तरह से अधर्म इंटू अधर्म इज इक्वल टू धर्म। क्योंकि यदि सामने वाला अधर्म पर है और आप धर्म के द्वारा ही उसको रास्ते पर लाना चाहें तो हो सकता है वो रास्ते पर नहीं आए, तो उसको धर्म के रास्ते पर लाना है, उस अधर्मी को धर्म के रास्ते पर लाने के लिए कहीं थोड़ा बहुत अधर्म का पालन सामने वाले को भी करना होगा, तभी वो धर्म के मार्ग पर आएगा, तभी धर्म की स्थापना होगी। तो इस तरह से युद्ध का औचित्य क्या हो और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का आधार क्या हो, शांति हो या युद्ध हो, तो इस पर आपने बड़े विस्तार से अभी प्रकाश डाला। अब युद्ध की क्या भयावहता होती है और युद्ध के क्या दुष्परिणाम होते हैं, उस पर प्रकाश डालने के लिए मैं आग्रह करूंगा प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरव जी से कि वो कृपया इस बात पर प्रकाश डालें कि युद्ध की क्या तो भयावहता होती है और उसके क्या दुष्परिणाम होते हैं। क्योंकि अभी बातचीत में ये भी बिंदु वर्ग के सामने आया है कि युद्ध में विजय किसकी हुई है, ये प्रश्न गौण है। महत्वपूर्ण विषय ये है कि युद्ध में दोनों ही पक्षों का पर्याप्त ह्रास होता है, पर्याप्त हानि दोनों ही पक्षों की होती है, और उसमें जो सफर करते हैं यानी कि जो पीड़ित पक्ष होता है वो आम नागरिक होते हैं। तो युद्ध की भयावहता और उसके दुष्परिणाम पर प्रकाश डालने के लिए मैं आग्रह करता हूं प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरव जी से। आपका माइक अनम्यूट कीजिए, माइक अनम्यूट कीजिए, माइक अनम्यूट कीजिए आपका। सर आप म्यूट है। आपका माइक अनम्यूट कीजिए, नीरव जी आपका माइक अनम्यूट कीजिए। जी नमस्कार। हाँ जी, आ रही है आवाज? जी आवाज आ रही है? आ रही आ रही आ रही आ रही बहुत अच्छी चर्चाएं सुनने को मिली। मैं सोच रहा था कि मैं ये युद्ध के जितने आंकड़े और जो सिद्धांत हैं इसकी चर्चा को कहां से शुरू करूं। एक बार एक बहुत बड़े विद्वान ने अपना वक्तव्य दिया और उसके बाद मुझसे पूछा कि मैं कैसा बोला। मैंने कहा मैं तो इस इंतजार में था कि आप कुछ बोलते। बोल ली मैं तो आधे घंटे बोला, आप कह रहे हैं कि आप इंतजार में थे कि मैं कुछ बोलता। मैंने कहा आप तो वो सारी चीजें बोल रहे थे जो कहीं लिखी हुई थी, आपने तो उन्हें पढ़ा है, आपने क्या बोला। चिंतन वो है जो आपका मौलिक चिंतन हो, खाली आंकड़ों को परोसने को मैं डिस्कशन नहीं मानता। मेरे एक मन में जो विचार था कि मैं युद्ध का मनोविज्ञान क्या हो सकता है इस विषय पर कुछ लोगों से बातचीत करें कि आखिर ये युद्ध होता क्यों है। तो ये युद्ध जरूरी नहीं है कि जब मैंने कहा कि युद्ध हो तो कहीं तोप चल रही है, बंदूकें चल रही हैं, ऐसा भी नहीं है। युद्ध तो हम अपने आप से भी युद्ध लड़ते हैं ना। सबसे बड़ा युद्ध तो वो है जो हम रोज अपने आप से लड़ते हैं। मेरा मानना यह है कि हम युद्ध की शुरुआत
आखिर युद्ध क्यों होते हैं, ये भी फिर एक प्रश्न उठता है। तो उत्तर यह है कि जो हमारे पास होता है, जिस चीज से हम भरे होते हैं, वही हम लोगों को देते हैं। अगर हम प्रेम से भरे होंगे तो हम लोगों को प्रेम देंगे। अगर हमारा मन कुंठा से, आक्रोश से, अवसाद से भरा होगा तो हम युद्ध ही देंगे। तो शायद युद्ध के मनोविज्ञान को समझे बिना हम इस बात तक नहीं पहुंच पाएंगे कि आखिर युद्ध क्यों होता है। अभी हमारे प्रोफेसर साहब ने कहा कि युद्ध को जस्टिफाई करते हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है कि कहते हैं कि चीर फाड़ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये फोड़ा नासूरी है। तुम कहोगे हिंसा, लेकिन बहुत जरूरी है। हमारे कवि मित्र सरोज जी की ये मुझे पंक्तियां याद आई। तो हिंसा युद्ध का ही एक बाई प्रोडक्ट है, या हिंसा उसकी मूल संवेदना है। तो दूसरी तरफ हमारे यहाँ लिखा है कि वैदिक हिंसा हिंसा न भवित। अगर हम किसी अच्छे काम के लिए हिंसा करते हैं तो वो हिंसा नहीं है। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर इस युद्ध के संचालन का कार्य कौन करता है, और इस युद्ध में विजयी कौन होता है और पराजित कौन होता है। तो मैं फिर एक प्रसंग देना चाहूंगा। हमारे बहुत बड़े विश्व स्तर के दार्शनिक हैं लाओ त्से। उनकी अपने चीन के सम्राट से हमेशा 36 का आंकड़ा रहता था, क्योंकि वे राजनेता थे, सत्ता प्रमुख थे, और दूसरे व्यक्ति दार्शनिक थे। सवाल यह है कि दार्शनिक के बीच और राजसत्ता के बीच युद्ध क्यों हुआ। युद्ध इसलिए होता है कि जो दार्शनिक है उसकी सारी लड़ाई, सारा युद्ध इस बात के लिए होता है कि वो अपने को विजित करे, अपने विकारों को विजित करे। और राजनेता का जो सोच होता है वो ये होता है कि वो दूसरों को विजित करे। तो जब विजय तो दोनों जगह, या युद्ध तो दोनों जगह है, संघर्ष तो दोनों जगह है। तो एक बार लाओ त्से से चीन के सम्राट ने कहा कि तुम अपने को बहुत शक्तिशाली, बहुत वैचारिक रूप से सशक्त व्यक्ति मानते हो, तो मेरे पास आओ और मेरे से बात करो, मैं देखता हूं तुम्हारी क्या हैसियत है, तुमको मैं 2 मिनट में हरा दूंगा। तो लाओ त्से ने कहा, सम्राट आप मुझे जिंदगी में कभी नहीं हरा सकते। आप कितने भी शक्तिशाली हो, कितना भी बड़ा युद्ध कर ले, लेकिन आप मुझे हरा नहीं सकते। लाओ त्से ने जब इस बात को सुनकर सम्राट ने कहा कि ऐसा आप क्यों कह रहे हैं, तो उसने कहा कि हारता तो वो है जो जीतने की आकांक्षा रखता हो। मैं तो पहले से ही हारा हुआ व्यक्ति हूं, इसलिए आप मुझे नहीं हरा सकते, और जिसे आप हरा नहीं सकते उसे आप कभी जीत नहीं सकते। तो ये भी मैं जिस बिंदु पर आने के कोशिश कर रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं, वो ये है कि आखिर ये युद्ध की जो प्रवृत्ति है, युद्ध का जो व्याकरण है, इसकी उपज कहाँ से है। चाहे आप किसी भी युद्ध की बात कर लें, धर्म युद्ध की बात कर लें, जिहाद की बात कर लें, क्रूसेड की बात कर लें, या समकालीन जितने भी युद्ध हो रहे हैं उनके युद्ध की बात कर लें, तो इस युद्ध के नेपथ्य में जो सूत्रधार होता है उसके मनोविज्ञान को पढ़ना बड़ा जरूरी है कि आखिर वो अपनी हिंसक सनक के कारण कितने मुल्कों को बंकरों में उतार देता है, कितने लोगों की जिंदगी को बर्बाद कर देता है। तो शायद मैंने देखा, मेरा अपना अध्ययन है, हो सकता है मैं गलत हूं, मैं कोई दावा नहीं कर रहा, मैं कोई युद्ध विशेषज्ञ नहीं हूं, मैं कोई राजनीति शास्त्री का प्रोफेसर नहीं हूं, लेकिन जैसा मुझे लगा कि शायद युद्ध का सबसे बड़ा कारण वहां के सत्ताधीश के मनोविज्ञान और मनोविकार को माना जाना चाहिए। अगर कोई सत्ताधीश जो सत्ता पर आ जाता है उसके प्रारंभिक काल का अवलोकन किया जाए तो हम देखेंगे कि वो अपनी जिंदगी में बहुत कुंठित रहा है, बहुत अपमानित रहा है, उसकी आइडेंटिटी क्राइसिस रही, उसे लोगों ने स्वीकार नहीं किया है। चाहे वर्तमान परिदृश्य में हम देख लें, जो युद्ध का संचालन कर रहे हैं, वे अपने बचपन में बहुत उपेक्षित,
अपने साथियों द्वारा पीटे गए, समाज में मजाक बनाए गए लोग होते हैं। जब ये आगे आते हैं, चाहे वो हिटलर हो या मुसोलिनी हो या जो भी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वे अपने बचपन में बहुत अपमानित रहे हैं, बहुत कुंठित रहे हैं, और उनका जो एक कॉम्प्लेक्स होता है जिसे हम एहसास कमतरी कहते हैं, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो होता है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तो कुछ होता ही नहीं है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है जिससे ग्रस्त होकर, जिस हीन ग्रंथि से ग्रस्त होकर ये सारे समाज में हीनता परोसते हैं, और उस हीनता का आकार जब बढ़ता है तो वो युद्ध कहलाता है। तो पहला कारण तो मैंने ये बताया कि युद्ध के मनोविज्ञान की चर्चा करने पर, युद्ध के मनोविज्ञान का पहला घटक ये होता है कि आदमी अपनी जिंदगी में जो उपेक्षित होता है, वो आगे चलकर जब उसे सत्ता मिल जाती है तो तानाशाह हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति शुरू से शक्ति संपन्न होता है वो तानाशाह नहीं होता। शक्ति हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम का या कृष्ण को जिनके पास शक्तियां रही, वो कहते हैं ना, शक्ति जिसको मिल जाए, वरदान दे दिया ब्रह्मा जी ने, शिव जी ने, उसे लेने के बाद उस शक्ति का विवेकपूर्ण अगर किसी ने प्रयोग किया तो वो देवता है, और अविवेकपूर्ण उसका अगर उपयोग करता है कोई तो वो राक्षस है, दैत्य है। तो जब कोई सनकी व्यक्ति, इतिहास के सारे पन्ने देख लीजिएगा, जब सत्ताधीश होता है, जब सत्ता पर बैठता है, तो अपने भीतर के अवसाद को, अपने भीतर की कुंठाओं को परोसने के लिए युद्ध की संरचना करता है। ये जिसे हमने कहा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इसी का एक बाई प्रोडक्ट है अहंकार। आप देखेंगे कि चाहे वो दुर्योधन का हो, अहंकार था, तमाम लोगों ने समझाने की कोशिश की, नहीं माने। रावण का अहंकार था, परिवार के सारे जनों ने उसे समझाने की कोशिश की, नहीं माने। या हिटलर का अहंकार था। तो जो अहंकार है वो किसी भी राष्ट्राध्यक्ष में जब हावी होता है, वो चाहे किन्हीं भी कारणों से होता हो, वो अपने देश को युद्ध की आग में झोंक देता है। अपने इस कारण, दूसरा एक कारण, और ये तो मैंने बताया कि कुंठा या इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, दूसरा कारण होता है मोह। जब किसी व्यक्ति को किसी चीज के प्रति मोह अधिक हो जाता है तो भी युद्ध होता है। ये युद्ध का मनोविज्ञान है, क्योंकि एक दूसरा हार्मोन जो हमारे शरीर में डेवलप होता है, जो हमें मोह की, हमारी जो ग्रंथियां हैं, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, उनको अंतःस्रावित करता है, तब भी व्यक्ति युद्धोन्मत्त होता है कि साहब मुझे ये चीज पसंद आ गई। युद्ध के स्तर क्या है? अगर बच्चे को कोई चीज पसंद आ जाती है, पिता से कहता है मुझे ये दिला दो, पिता मना करता है, तो बच्चे की सीमाओं में जो उच्चतम युद्ध हो सकता है वो रोने लगता है, वो चिल्लाने लगता है। तो जो हमारी मूल प्रवृत्ति है, जो हमारे डीएनए में है, ये भी तो एक युद्ध है। जो बच्चा रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, हाथ पैर पटक रहा है, क्योंकि उसकी मांग पूरी कर ली जाए। तो युद्ध की जो ये मोह के प्रति जुड़ाव है, मोह के साथ जुड़ जाने से जो युद्ध की संरचना होती है, उसका मैंने बताया कि धृतराष्ट्र अगर पुत्र मोह में नहीं आते तो शायद महाभारत नहीं होता। या उसमें तमाम ऐसे पात्र हैं जो मोहग्रस्त हैं। भीष्म पितामह बहुत तेजस्वी हैं, पराक्रमी हैं, लेकिन वे कहते हैं बार बार कि मैं तो हस्तिनापुर के सिंहासन से बंधा हुआ हूं, उनका भी मोह है। तो ये जो है मोह, ये भी एक कारण होता है। और तीसरा कारण जो मैं समझता हूं युद्ध के मनोविज्ञान में, कि जब हमारी अनियंत्रित भोग लिप्साएं हमारे ऊपर हावी होती हैं, तब युद्ध का नाद शुरू होता है। अगर व्यक्ति अपने उस अनियंत्रित भोग लिप्साओं को नियंत्रित कर ले तो युद्ध कभी नहीं होगा। मैं इसमें तर्क देना चाहता हूं कि रावण के पास तो सोने की लंका थी, कोई निर्धन देश नहीं था, लेकिन उसकी भूख, उसकी अनियंत्रित भोग लिप्सा उसे विद्वान होने के बाद भी एक विकृत व्यक्तित्व बताती है, क्योंकि वो विद्वान होने के बाद भी भोग लिप्साओं से संचालित था, और उस कारण ही उसने अपनी जिंदगी में तमाम युद्ध लड़े,
वो रामचंद्र जी के साथ युद्ध तो फिर निर्णायक युद्ध हुआ। कि ऐसा नहीं है कि उसने पहले ही युद्ध लड़ा हो। वो जहां भी जाता था, हाँ, वो यही कहता था कि वयम रक्षा, हम, मैं रक्षा करता हूं, और अगर तुम मेरी संस्कृति को नहीं मानते तो युद्धम देही, मुझसे युद्ध करो। उसने भगवान शिव तक को ललकार दिया था। जब भगवान शिव ने उसे बैठे बैठे पराजित किया तो उसके समझ में आया कि कहाँ उलझ गया। तो मैं जो तीसरी बात कहना चाह रहा हूं कि आदमी की अनियंत्रित भोग लिप्सा। अब जब देखिए कि वो शिव का भक्त हो गया, आप कहते हैं कि वो अपना रोज एक सर काट के दे देता था, लेकिन उसने जब ये देखा कि भगवान शिव के लिए विश्वकर्मा जी ने श्रीलंका बना दी, और उसने भगवान शिव से कहा कि यह लंका ही मुझे दे दो। ये क्या है? यह अनियंत्रित भोग लिप्सा है जो व्यक्ति को पतोन्मुखी बनाती है। एक कारण और, जब हम अपनी वाणी का संयम खोते हैं तो हम युद्ध का बीज बोते हैं। आप कभी भी देख लीजिए, द्रौपदी ने जब दुर्योधन से कहा, जल महल बनाया था पांडवों ने, उसे देखने दुर्योधन को भी आमंत्रित किया गया, और उसकी खासियत यह थी कि उसमें रिफ्लेक्शंस होते थे कि आदमी को लगता था जैसे पानी है। तो जब वो पैर उठाकर चलने लगा एबनॉर्मल गति से, और बार बार अपने को सोचे कि पानी में मेरे पैर न भीग जाए, तो द्रौपदी ने व्यंग कर दिया था कि अंधों के तो अंधे ही होते हैं। पिता धृतराष्ट्र के पुत्र थे वे, उसको ये बात बहुत बुरी लगी, और शायद यही महाभारत के युद्ध का सबसे बड़ा कारण रहा। यह भी एक बहुत बड़ा कारण रहा, क्योंकि उसका अपमान किया गया। जहां भी अपमान किया जाता है, मैं ये नहीं कह रहा ये उचित है या अनुचित है, किसने किया, मैं तो युद्ध के मनोविज्ञान की चर्चा कर रहा हूं। मैं कोई इस फैसले पर नहीं बैठा हूं कि ये सही है या गलत है। ठीक ऐसे ही शायद, अगर क्षमा कर चाहता हूं और मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, शायद अगर शूर्पणखा की नाक नहीं काटी जाती तो सीता का हरण भी नहीं होता, और शायद फिर ये युद्ध नहीं होता। कारण बन गया अपमान। तो अपमान से भी, जो मैंने पहले आपसे कहा, जब आप किसी के स्वाभिमान पर चोट पहुंचाते हैं, चाहे वो व्यक्तिगत हो चाहे राष्ट्रीय हो, तब युद्ध शुरू होता है। तो युद्ध के इन कारणों को देखते हुए मैं कहना चाहूंगा कि हम बाहर की तो जो व्यवस्थाएं करें वो करें, सबसे पहले अपने भीतर चल रहे युद्ध को देखें। और युद्ध की परिभाषा में जब हम जाते हैं तो एक बहुत रूढ़िगत अर्थ में चले जाते हैं कि दो सेनाएं युद्ध कर रही हैं तो युद्ध हो रहा है। और युद्ध जो है एक बहुत हिंसक प्रक्रिया है, जिसे जिहाद से कहते हैं। जिहाद है, ये तो जिहादी है। अब एक बड़ा अच्छा सा शब्द है जिहाद, जो कि जहद से बना हुआ है। हम कहते हैं जिद्दोजहद। हम किसी काम को जब पूरे तेवर के साथ करते हैं, जहद के साथ करते हैं, और जो इस कार्य को करता है वो जिहादी हो जाता है। यानी जो अपनी कोशिशों में डूब जाता है वो जिहादी हो जाता है। तो जिहाद, लेकिन हमने उसे युद्ध से जोड़ दिया। अगर आप यही इस प्रकार की बातें देखें तो हमारे यहाँ तो युद्ध का मतलब है तस्मात् युद्धाय युजस्व। जब दो पक्ष आपस में आकर मिलते हैं और उनमें चाहे वैचारिक आदान प्रदान हो या टकराहट हो, तो उसे भी युद्ध कहा जाता है, और उसे वाक युद्ध कहते हैं। तो जब वाक युद्ध होता है तो कोई वर्जित नहीं है। हमारे यहाँ तो परंपरा रही है कि वाक युद्ध होते थे, उसे शास्त्रार्थ कहते थे। तो युद्ध तो वो भी है, लेकिन वो युद्ध हिंसात्मक नहीं है, उसमें से कहीं ज्ञान के मोती निकल कर आते हैं। तो युद्ध की जो एक मनोवैज्ञानिक या दार्शनिक परिकल्पना है, मैं ये समझता हूँ कि यह भी है कि युद्ध हम अपने आप से लड़ते हैं, युद्ध हम अपने अवसादों से लड़ते हैं, युद्ध हम अपने विचारों से लड़ते हैं। हम हर क्षण हर पल एक युद्धरत व्यक्ति है, और मैं समझता हूँ कि ये युद्ध ही जीवन का पर्याय है। जिस दिन ये युद्ध, चाहे आप देखिए कि हम सांस लेते हैं तो एक आती है एक जाती है, उसमें कितनी विपरीत प्रक्रिया है। अगर वो युद्ध न करे तो शायद हम एक क्षण जी भी ना पाए।
तो कभी कभार मेरा ये मानना होता है कि जो दो चीजें विरोधी दिखाई देती हैं वे एक दूसरे की विरोधी होती नहीं है, बल्कि वो एक दूसरे की पूरक होती हैं, एक दूसरे की अन्योन्याश्रित होती हैं। अगर आप देखिए कि क्रोध, मैंने जब युद्ध के मनोविज्ञान और युद्ध के परिणाम पर बात की है, तो मैं समझता हूं कि युद्ध में जो सचमुच का योद्धा है, तो युद्ध के बाद का जो परिणाम होता है वो सिर्फ पश्चाताप होता है। उस पश्चाताप के अनेक रूप हो सकते हैं, अनेक नाम हो सकते हैं, लेकिन आप देखिए कलिंग के युद्ध के बाद, विजयी होने के बाद भी अशोक को पश्चाताप हुआ और चंडी अशोक, प्रियदर्शी अशोक बने। या आंगुलीमाल हिंसा के रास्ते पर चला, लेकिन जब उसको समझ में आया कि ये रास्ता गलत है, तो फिर वो बुद्ध का शिष्य बन गया। तो कोई भी व्यक्ति बहुत समय तक युद्ध कर नहीं सकता, युद्ध रहती है, और बहुत समय तक कोई भी आदमी अपनी संवेदना से, अपनी उत्तेजना से संचालित नहीं हो सकता, उसे सामान्य स्थिति में आना ही पड़ता है। तो युद्ध एक संवेदना है, एक संवेग है, एक आक्रोश है, एक उत्तेजना है, जो किन्हीं भी दबावों से हमारे भीतर पैदा हो सकती है, बाहर पैदा हो सकती है, और उनके कई कारण हो सकते हैं। अब आज के अगर युद्ध के मनोविज्ञान की समीक्षा की जाए, तो एक तरफ तो मैंने ये बताया कि ये युद्ध को जो सबसे आगे लीड करता है, उसकी प्रवृत्ति को देखा जाता है कि वो व्यक्ति कैसा है। ऐसा नहीं है कि भारत के ऊपर युद्ध नहीं थोपे गए, लेकिन हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारे देश को हमेशा ऐसा नेतृत्व मिला कि हम युद्ध में उलझे नहीं, हमने युद्ध को अस्वीकार किया, क्योंकि हम युद्ध नहीं बुद्ध चाहते हैं। तो हमारे ऊपर कई बार युद्ध थोपे गए, लेकिन हम उस युद्ध में उलझे नहीं, हम उस युद्ध को नकारते रहे, चाहे उसके लिए हमने जो चीज जीती है उसे भी देना पड़े ताशकंद वार्ता के हिसाब से, क्योंकि हमारी तो परंपरा रही है कि परशुराम ने 36 बार राज्य ले लिया क्षत्रिय विहीन करके लोगों से, उसके बाद भी अपने पास तो नहीं रखा, दान ही कर दिया। तो भारत की परंपरा है, हम जीते हैं तो भी हम किसी अगर शत्रु की चीज जीत ली है तो उसे वापस करते हैं। तो हम क्योंकि चाहते हैं कि हम युद्ध न करें, मन से चाहते हैं कि युद्ध न करें। आज जो युद्ध हो रहा है, अगर उसके एक और मनोविज्ञान को देखें तो ये युद्ध राष्ट्रीयता के लिए कतई नहीं लड़ा जा रहा। हमारी अभी श्वेता सिंह उमा जी ने जैसे बात की, हमारे प्रोफेसर साहब ने बहुत अच्छी बातें की, लेकिन मेरे समझ में, इस अल्पबुद्धि व्यक्ति की समझ में तो ये आ रहा है कि ये युद्ध आर्थिक हितों के लिए लड़ा जा रहा है। ये युद्ध आर्थिक संरक्षण में जब उन्हें लग रहा है कि हमारे आर्थिक संरक्षणों पर आघात हो रहा है, हमारे आर्थिक हितों पर आघात हो रहा है, तो ये लड़ाइयां चल रही है। इस लड़ाई के पीछे सबसे बड़ी चीज तो यह है कि एक देश मंडी तलाशता है अपने हथियारों को बेचने के लिए। कोई अपने हथियारों को बेचने के लिए कहीं भी कूद पड़ता है। उसकी मूल भावना शांति स्थापित करना नहीं है। शांति की तो वो मुखौटे को लगाता है, असलियत में तो वो शस्त्रों का सौदागर है। वह जो भी देश उसे मिलते हैं, जहां भी मौका मिलता है, वहां अपने अस्त्र शस्त्र बेचता है और उसके बाद वहां से चला जाता है। मैं वियतनाम की बताता हूं कि आज भी वहां लाओस में या दलात में या हनोई में या होची मिन में अगर बच्चे खेल रहे होते हैं तो अचानक कोई बम फट जाता है। इतने हजार वहां पर बम फेंके गए हैं हमारे एक शांति प्रिय देश द्वारा कि वे आज भी फट रहे हैं। क्यों हुआ था युद्ध, क्यों खत्म हो गया, कुछ नहीं पता। हम हिंसा के खिलाफ लड़ते हैं, अफगानिस्तान में तालिबानों के खिलाफ लड़ते हैं और फिर अचानक वहां से उन्हीं को सत्ता सौंप कर चले आते हैं। तो शायद मेरे को लगता है कि उनके पीछे कारण राष्ट्रीयता वगैरह नहीं, ताकि हमें वहां के मिनरल्स को, वहां के नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना था और जितना कर सकते थे कर लिया। उसके बाद जयराम जी की अपना काम हुआ, आगे बढ़ो, आगे की कोई मंडी देखेंगे। शायद आज के युद्ध का मनोविज्ञान बड़ा वाणिज्यिक हो गया है, बड़ा विपणन का हो गया है, युद्ध का विपणन है, सब अपने अस्त्र शस्त्र बेचते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये अब उसमें एक बात श्वेता सिंह उमा ने और
कही थी, जो कि सचमुच में सोचनीय है कि उस युद्ध के उस दौर में हमें सोचना चाहिए कि धृतराष्ट्र अंधा है, उसे दिखाई नहीं देता, लेकिन युद्ध का लाइव टेलीकास्ट वो जिस व्यक्ति से सुनता है उसका नाम संजय है, और उसे मालूम है कि संजय जो भी रिपोर्टिंग देगा वो बिल्कुल सही देगा, उसमें मिर्च मसाला नहीं डालेगा, इसलिए वो संजय कहलाता है। लेकिन आज अगर हमारे जो प्रचार के तंत्र हैं उनमें मिर्च मसाला भरा जाए, क्योंकि वो भी टीआरपी का खेल है, और हम फिर उसमें सनसनी बेचने लगते हैं। हमें तो कभी कभार ये लगता है कि शायद पुतिन का और जेलेंस्की का समझौता हो जाए, लेकिन ये मीडिया वाले, चैनल वाले नहीं होने देंगे। ये तो हर 10 मिनट में कहते हैं अरे उसमें तो ताकत ही नहीं है जो एटम बम चलाए, वो तो ऐसी गीदड़ धमकी देता है, अरे उसको तो ये निपटा देंगे, उसको तो वो निपटा देंगे। तो ये जो एक उत्तेजना उत्पन्न की जा रही है, मैं समझता हूँ ये युद्ध की रिपोर्टिंग नहीं बल्कि युद्ध की आग में घी डालने का काम हो रहा है, और निश्चित रूप से चिंतनीय है, क्योंकि मीडिया एक बहुत महत्वपूर्ण वो होता है। मुझे नहीं मालूम कि बाहर के मीडिया क्या कर रहा है, यहाँ कर रहा है, लेकिन जैसा कि उन्होंने कहा वहां बैठकर यहाँ के मीडिया के बारे में, तो मुझे लगता है कि एकदम गलत नहीं था, काफी बातें उसमें सच है। और एक बात और है कि जब मैंने पहले भी कहा था कि वाणी का संयम बहुत जरूरी होता है, एक संवाद चाहे अंधों के अंधे होते हैं, उससे महाभारत हुआ, तो एक राष्ट्राध्यक्ष अगर दूसरे राष्ट्राध्यक्ष को अगर पागल कहता है, कसाई कहता है, और ये निर्णय लेता है कि इसको इस देश में नहीं बैठना चाहिए, तो मैं समझता हूँ ये भी उस व्यक्ति की जो इस प्रकार के वक्तव्य दे रहा है उसकी अपरिपक्वता है। शायद उसको इस प्रकार के वक्तव्य नहीं देने चाहिए, क्योंकि ये शांति के लिए नहीं बल्कि आग बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो शायद मैं अपने युद्ध के मनोविज्ञान पर जो मैंने सोचा उसे आप तक निवेदित कर दिया। आपने मेरे विचारों को इतने ध्यान से सुना, उसके लिए मैं आप सबके चेतना में स्थित उस दिव्य ज्योति को प्रणाम करता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और डॉक्टर मधु मुकुल चतुर्वेदी जी से निवेदन करता हूँ कि वे आगे का कार्यक्रम बढ़ाएं। लेकिन इस बीच में मुझे दिखाई दे रहे हैं हमारे विपिन बहुगुणा जी जुड़ गए हैं श्रीनगर से, अनिल जैन जी जुड़ गए हैं सागर से, सुनीता माहेश्वरी जी जुड़ गई हैं नासिक से, सुलेखा मिश्रा हमारी भाभी जी दिल्ली से हमें सुन रही हैं, निरंजना जैन सागर मध्य प्रदेश से, दर्शन बेजार साहब बेंगलुरु से हमें सुन रहे हैं, और एल.बी. तिवारी, डॉक्टर एल.बी. तिवारी अक्स बहुत अच्छे कवि है, वे हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रतापगढ़ से, ब्रह्मदेव शर्मा जी तेवरी के प्रणेता कवि हमारे साथ जुड़े हैं, भाई ऋषि सिन्हा बहुत महत्वपूर्ण हमारे संस्था के सदस्य पटना से जुड़े हैं, संध्या दीक्षित जी मुंबई से जुड़ी हैं, डॉक्टर पुष्पलता भट्ट बहुत अच्छी कवित्री हमारे साथ जुड़ गई हैं दिल्ली से, अनीता प्रसाद जी हमारे साथ पटना से जुड़ी हुई हैं, आराधना प्रसाद बहुत अच्छी कवित्री पटना से हमारे साथ जुड़ी हैं, उमंग सरीन जी हमारे साथ जुड़ी हैं, शकुंतला सुरभि जी भिंड से बहुत अच्छी गीतकार जुड़ी हैं, उन्हें प्रणाम करता हूँ। डॉक्टर प्रदीप कुमार चतुर्वेदी जी हमारे साथ नागदा से जुड़े हैं, उन्हें प्रणाम कर रहा हूँ। आदरणीय सता जोशी जी को जो कि हमारे साथ महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं, प्रणाम करता हूँ। लखनऊ से बहुत अच्छे शायर शिव मोहन सिन्हा जी को मैं प्रणाम करता हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि प्रमिला शरद व्यास उदयपुर से हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनको नमस्कार करता हूँ। उमा गुप्ता जी हमारे साथ हैं, उन्हें नमस्कार कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ मुस्कुराता हुआ चेहरा कलकत्ता से सुरेश चौधरी जी का, उनको नमस्कार करता हूँ। श्याम बाबू ओझा हमारे साथ जुड़े हुए हैं आपके ग्वालियर से, उन्हें नमस्कार कर रहा हूँ। मोहतरमा अमीना खातून बहुत अच्छी शायरा पटना से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनको आदाब अर्ज करता हूँ। और बसंत श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, उन्हें नमस्कार कर रहा हूँ। और भी नाम आते रहेंगे, बताता रहूंगा, अभी इतने ही नाम मैं देख पा रहा हूँ। इन सबको प्रणाम करते हुए मैं आदरणीय मधु मुकुल चतुर्वेदी जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं। श्री मधु मुकुल चतुर्वेदी जी। और इस धन्यवाद नीरव जी, अभी बहुत विस्तार से आपने युद्ध के मनोविज्ञान पर प्रकाश डाला, और आपने अंतर्द्वंद की बात भी की कि हम स्वयं से युद्ध करते हैं, यानी कि जो अंतर्द्वंद हमारे अंदर चलता रहता है, और उस युद्ध के मनोविज्ञान के अंतर्गत आपने इस बात पर प्रकाश डाला कि पहले
व्यक्ति पीड़ित होता है, प्रताड़ित होता है, यानी कि दमित होता है, और उसके पीड़ित, दमित और प्रताड़ित होने के कारण उसके अंदर एक विद्रोह की भावना पनपती है, और उस विद्रोह की भावना से फिर धीरे धीरे उसके अंदर कहीं अहंकार आता है, और धीरे धीरे वो कहीं तानाशाह बन जाता है। और जो जिस अंतर्द्वंद की आपने बात की कि हमारी अंतरात्मा में निश्चित रूप से हमारे ये कई विषयों पर ऐसे द्वंद्व चलता रहता है कि हम उचित और अनुचित का निर्णय नहीं कर पाते, और अंततः हम किसी एक निर्णय पर पहुंचते हैं। ऐसी स्थिति में यदि हम हमारी अंतरात्मा की आवाज का अनुसरण करें तो निश्चित रूप से हमसे उचित निर्णय होंगे। और इसी अंतरात्मा की आवाज को गांधी जी ने सत्य का नाम दिया था। गांधी जी जिन्होंने की अहिंसा का संदेश पूरे विश्व को दिया, तो इस अंतरात्मा की आवाज को गांधी जी ने सत्य का नाम दिया, और इसी अंतरात्मा के इस तत्व को प्लेटो ने न्याय का नाम दिया था। उसने जस्टिस को डिफाइन इसी रूप में किया था, न्याय को परिभाषित इसी रूप में किया था, आत्मा के तत्वों के रूप में। और इसी तरह से गांधी जी ने उस अंतरात्मा की आवाज को ही सत्य का रूप माना। और हिंसा सदैव प्रतिहिंसा को जन्म देती है, ये बात भी गांधी जी ने कही। और हमारे अनेक चिंतकों ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात की है, लेकिन हमारा भारतीय दर्शन सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करता है। और हम तो बोलते भी हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। तो आज की, क्योंकि हमारा समय के 5 से 6 ये निर्धारित होता है और 6 बज चुके हैं, तो हमारे आज के इस कार्यक्रम का समय हो चुका है। इसलिए यदि नीरव जी की अनुमति हो तो इस कार्यक्रम को हम यहीं संपन्न माने, या इसको और आगे भी चर्चा हमारी जारी रखनी है? नीरज जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप जैसे विद्वान व्यक्ति के विचार सुने बिना तो ये कार्यक्रम अधूरा रहेगा। इस विचार अनुष्ठान में आप भी अपने विचारों की आहुति दें, अपने अभिव्यक्ति संविधा यहाँ अर्पित करें। मैं आपको कह रहा हूँ कि थोड़ा आप भी बोले, डॉक्टर मधु मुकुल चतुर्वेदी जी। धन्यवाद नीरव जी। मैं तो खैर निरंतर बोल ही रहा हूँ, और आप सब लोगों के विचारों से भी मैं आत्मसात हो रहा हूँ, और बीच बीच में अपने विचार भी व्यक्त कर रहा हूँ। तो हमारी आज की ये जो परिचर्चा रही, जिसमें हमने युद्ध के मनोविज्ञान की बात भी की, युद्ध के औचित्य की बात भी की, और युद्धरत देशों के आम नागरिकों की और मीडिया की क्या मनोदशा और क्या भूमिका होती है, इसकी बात भी हमने की। तो हम जब वर्तमान परिदृश्य की बात करते हैं, क्योंकि मैंने प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध दोनों का उल्लेख करते हुए बताया था कि उसमें कितने लाखों लोग मारे गए और कई हजार लोग लापता रहे। तो इस प्रकार के जो युद्ध होते हैं, निश्चित रूप से उन युद्धों का दुष्परिणाम दोनों ही पक्षों को जो है झेलना होता है, दोनों ही पक्षों को उसका हानि सहनी होती है। तो किसी भी स्थिति में युद्ध को हम उचित नहीं मान सकते, युद्ध को हम औचित्यपूर्ण नहीं मान सकते। और सही स्थिति तो शांति की होती है, लेकिन अनेक बार ऐसे अवसर आते हैं कि युद्ध को टाला भी नहीं जाता। तो उसी के कारण चाहे वो किसी राष्ट्राध्यक्ष का अहंकार हो, या जैसा कि नीरव जी ने कहा कि कहीं कुछ आर्थिक स्वार्थ भी हो सकते हैं, कि कोई अपने हथियारों को बेचना चाहता हो इसलिए ऐसी स्थितियां उत्पन्न करता हो, कोई अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता हो इसलिए इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती हो। लेकिन जैसा भी हो, किसी भी कारण से हो, किसी भी नियत से हो, किसी भी मंशा से हो, किसी भी स्थिति में युद्ध को उचित नहीं ठहराया जा सकता। तो सही स्थिति तो शांति की है। और क्योंकि हमारा समय हो चुका है, हम जो 7 मिनट हमारा ऊपर ही हो गया समय, इसलिए अपनी बात को मैं और आगे अधिक लंबा नहीं खींचूंगा। और अंत में, क्योंकि हम जब हमारे शास्त्रों में जब हम मंत्र बोलते हैं, तो हम तो पूरे विश्व की, पूरे ब्रह्मांड की शांति की कल्पना करते हैं। हम कहते हैं कि वनस्पति शांति, खगोल शांति, अंतरिक्ष शांति। तो हम पूरे ब्रह्मांड की शांति की कल्पना करते हैं। हम किसी एक व्यक्ति की, एक किसी जाति प्रजाति की, या किसी एक देश की शांति की कामना ही नहीं करते। हम पूरे विश्व की, पूरे ब्रह्मांड की शांति की कामना करते हैं। ऐसा हमारा चिंतन है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से हमारा चिंतन, हमारा दर्शन तो युद्ध का पक्षधर हो ही नहीं सकता। और हमारे जो भी हमारे पौराणिक युद्ध हुए हैं, चाहे महाभारत कालीन हुए हों, चाहे रामायण कालीन हुए हैं, वो भी अंतिम विकल्प के तौर पे ही वहां युद्ध किया गया, क्योंकि युद्ध को टालने के अनेक प्रयास वहां भी किए गए थे। जैसा कि नीरज ने बताया कि रावण के जो है सारे परिजनों ने भी उसको समझाने का प्रयास किया। भगवान राम ने भी अपने शांति दूत के रूप में अंगद को वहां भेजा था कि भाई तुम आराम जो है सीता को यदि वापस लौटा दो सकुशल, तो हम युद्ध नहीं करेंगे। लेकिन रावण का अहंकार था, उस अहंकार के कारण वो युद्ध हुआ। इस तरह से श्री कृष्ण ने बहुत प्रयास किए महाभारत में के युद्ध को टालने के, लेकिन जो दुर्योधन का अहंकार था, उस अहंकार के कारण वो युद्ध हुआ।
तो लेकिन कुल मिला के युद्ध को कोई उचित स्थिति नहीं ठहराया जा सकता, सही स्थिति शांति की है। इसीलिए उस शांति की कामना के साथ ही आज के इस आयोजन को मैं यहाँ संपन्न मानता हूँ और आज का हमारा ये आयोजन है। अंत में हम सभी उस शांति की कल्पना करेंगे, कामना करेंगे शांति की। सभी हम एक स्वर में यदि उसको बोलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जिन लोगों ने भी देश और विदेश के विभिन्न हिस्सों से हमारे इस कार्यक्रम को देखा सुना, उन सभी का बहुत बहुत हार्दिक आभार। भविष्य में भी आप सभी का प्रेम, स्नेह और सहयोग और आशीर्वाद इसी प्रकार हम सबको प्राप्त होता रहेगा, ऐसा हमको पूर्ण विश्वास है। आज की हमारी इस परिचर्चा में जो शामिल रहे प्रोफेसर नरेश दादी जी, और ये मेरे लिए अत्यंत गर्व का विषय है क्योंकि वो मेरे गुरु भी रहे हैं, मैं उनका शिष्य रहा हूँ और मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आज एक पटल पर मुझे उनके साथ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो आप नीरव जी, श्वेता उमा जी, प्रोफेसर नरेश दादी जी, आप सभी का बहुत बहुत आभार और भविष्य में आप सभी का सहयोग, स्नेह, आशीर्वाद इसी प्रकार हमको प्राप्त होता रहेगा। इसी पूर्ण विश्वास के साथ आज का हमारा ये कार्यक्रम, हमारी आज की ये परिचर्चा यहीं पर संपन्न होती है। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत आभार। नमस्कार। जय जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।